चलिए, कल अपन ने देखा था बुद्धि के विषय में। तो बुद्धि का जो है कुछ सिद्धांत भी अपन ने देखा था, बुद्धि के प्रकार देखा था। तो बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। जिसमें आपको जो है मूर्त बुद्धि के बारे में, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि किसने बताया? थॉर्नडाइक और गैरेट ने, है ना। कारीगर या मैकेनिक में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त बुद्धि। कोई पेंटर हो, अच्छा गणितज्ञ हो, शिक्षक हो, या कोई अन्वेषण करता वैज्ञानिक हो, उसमें कौन सी होगी? अमूर्त। और जिनके सामाजिक संबंध अच्छे होते, जैसे अच्छा व्यापारी हुआ, अच्छा राजनेता हुआ, अच्छा समाज सेवक हुआ, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि। इसके बाद अपन ने बुद्धि के जो है विशेषताएं देखा था कि बुद्धि जन्मजात होती है कि अर्जित होती है? जन्मजात। बुद्धि को चेंज किया जा सकता है क्या? अधिगम प्रशिक्षण से चेंज नहीं किया जा सकता। बुद्धि का वितरण कैसा है? समान है क्या असमान है? सब में अलग अलग है कि एक सी है? सब में अलग अलग है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव ज्यादा पड़ता है कि वातावरण का? वंशानुक्रम का ज्यादा पड़ता है। वातावरण का कितना पड़ता है? सिर्फ 10 बिंदुओं तक प्रभाव पड़ता है। बुद्धि लिंग भेद और जाति भेद करती क्या? मतलब लिंग भेद और जाति भेद का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद जो है बुद्धि कहां तक लंबवत चलती है? किशोरावस्था तक बुद्धि लंबवत चलती है। उसके बाद कैसी हो जाती है? क्षैतिज हो जाती है। फिर हमने बुद्धि के सिद्धांत देखा था। बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिनेट, टर्मन और स्टर्न ने दिया। कब? 1911 में। 1911 में। अल्फ्रेड बिनेट कहां के थे? फ्रांस के थे। एक कारक कौन सा कारक है? वो जी कारक है। कौन सा कारक है? जी कारक है। जो कहां से मिलता है? वंशानुक्रम से मिलता है। सामान्य तत्व वंशानुक्रम से मिलता है, जो जन्मजात होता है। फिर बुद्धि का द्विकारक, द्वितत्व, द्विखंड या द्वि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। 2 कारक कौन कौन से? जी और एस। जी मतलब जहां होता है जनरल, एस मतलब होता है स्पेशल। जी मतलब होता है सामान्य, एस मतलब होता है विशेष। जी मतलब जन्मजात और एस मतलब अर्जित। जी मिलता है वंशानुक्रम से और एस मिलता है वातावरण से। जी जहां राजा है, एस वहां प्रजा है। इसलिए इस सिद्धांत को बोलते हैं राजतंत्रीय सिद्धांत। इसके पहले वाला सिद्धांत में एक ही तत्व बताया था, इसलिए उसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा किसने? जॉनसन ने। यहां तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं बुद्धि का समूह कारक या त्रिकारक सिद्धांत, है ना। आज बहुत सारे सिद्धांत पढ़ना है, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे। बुद्धि का तीसरा जो है, बुद्धि का त्रिकारक या त्रितत्व या समूह कारक, क्या? समूह कारक सिद्धांत। ये भी दिया साहब किसने? स्पीयरमैन। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का तीसरा कारक जो स्पीयरमैन ने बताया है वो है समूह तत्व। क्या? समूह तत्व। स्पीयरमैन कहां के थे? ब्रिटेन के थे। कहां के थे? ब्रिटेन के थे। देखिए स्पीयरमैन का ये कहना था, पहले ने 2 तत्व बताया, कौन से? जी और एस। पहले बताया क्या? जी, फिर बताया एस। अब बता दिया जी प्लस एस बराबर क्या? समूह। जी प्लस एस बराबर क्या हो गया? समूह। तो तीसरे कारक के अंतर्गत स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि में तीसरा कारक होता है समूह तत्व। कौन सा? समूह कारक या सामूहिक तत्व। आगे हम जब देखेंगे कि समूह तत्व का सिद्धांत अलग है, यहां सिर्फ समूह कारक यानी तीसरा कारक उन्होंने समूह बताया। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि बुद्धि में जो है समूह तत्व भी होता है तीसरा। जैसे इनका जो पहला जो सिद्धांत था जी और एस, इनने कहा कि जी और एस सामूहिक रूप से बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जी और एस आते हैं मतलब ये कि त्रितत्व, तीसरा तत्व कौन सा है? तो बोले समूह। मतलब अपने ही सिद्धांत में संशोधन करके स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व बताया समूह तत्व। बस इतना याद रखना है कि बुद्धि का समूह कारक किसने जोड़ा? स्पीयरमैन ने। और त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन में। तीसरा तत्व कौन सा है? समूह। तो जी एस को जोड़ के समूह बन गया। ठीक है। आगे अपने को तंत्र त्रिघटक सिद्धांत अलग मिलेगा। ये सिर्फ त्रितत्व का सिद्धांत है जो स्पीयरमैन ने दिया। तीसरा तत्व बताया समूह। नेक्स्ट देखते हैं बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड, बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि का बहुतत्व, बहुखंड, बहुकारक
सिद्धांत, ठीक है, बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत। आगे अपने को बहुबुद्धि सिद्धांत अलग मिलेगा। ये जो है बुद्धि का बहुतत्व, बहुकारक या बहुखंड का सिद्धांत है, जो दिया किन्ने, ये दिया है साहब थॉर्नडाइक ने। किन्ने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया। अब ये थॉर्नडाइक का कहना है कि नहीं नहीं, एक तत्व नहीं होती बुद्धि में, दो तत्व नहीं होते, तीन तत्व नहीं होते, बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत तत्व होते हैं, ढेर सारे तत्व होते हैं। और ये जो ढेर सारे मतलब जितनी भी मनुष्य मानसिक क्रिया करता है, जितना भी अपन सोचते हैं, कोई एक तरीके से नहीं सोचते, दो तरीके से नहीं, तीन तरीके से नहीं सोचते। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हजारों तरीके से अपन सोचते हैं। अपन यहाँ बैठे हैं, अपन देश दुनिया परिवार के बारे में, पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, कितनी चीजों के बारे में अपन ख्याल ला सकते हैं अपने दिमाग में। अभी बोले अपन शंकर भगवान के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर शिव जी अपने ध्यान में आ जाएंगे, वहां ध्यान चलो। बाबा बागेश्वर के बारे में सोचेंगे, उधर ध्यान चला जाएगा। मोदी जी के बारे में सोचेंगे, उधर ध्यान चला जाएगा। कोट पैंट पहन के बढ़िया दाढ़ी वाले बाबा जो है मोदी जी है। योगी जी वाले में जो भी सोचना, कोई हीरो हीरोइन के बारे में सोचेंगे, सलमान खान बॉडी बिल्डर सामने आएगा। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जा रही, बैठे यहाँ है वो चली, तो जहां ले जाना वहां ले जा सकते हैं। जितने तरीके से, जितने क्षेत्र में सोचना चाहे उतना सोच सकते हैं। उसी के आधार पर इन्होंने बताया क्या, बहु तत्व का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का कहना है कि बुद्धि में बहुत से तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? और जितना अपन सोचते जाते हैं कठिनाई से, बुद्धि उतनी बढ़ती जाती है। कैसे कि अगर मान के चलिए हम अभी एक लेवल का सोच रहे हैं, यहां और गहराई से सोचेंगे तो और सोचने चल जाएगी। मैथ्स का सवाल करते हैं अपन, तो जितनी कठिनाई आता है बुद्धि और ज्यादा सोचती है। भाई छोटी प्रॉब्लम है, जैसे आपने पूछा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आप फट से बता दोगे नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर आपसे कोई गहराई वाला प्रश्न किया जाए तो आप ज्यादा सोचोगे। तो जितनी कठिनाई आती है बुद्धि उतनी ज्यादा आगे बढ़ते जाती है। जिस प्रकार से परमाणु बम विस्फोट होता है, वैसे ही ये बुद्धि चलती है। जैसे परमाणु की बात करें तो एक अणु है, उससे फिर दो परमाणु बने, फिर इससे जो है ये बने, अब इसके बाद जो है ये वाले परमाणु विस्फोट हुआ तो इससे दो बने, इससे विस्फोट हुआ तो इससे दो बने, इससे विस्फोट हुआ तो इससे दो बने। तो जिस प्रकार से परमाणु चलता है, अणु एक दूसरे से बढ़ते हैं, वैसे ही यह सिद्धांत बुद्धि भी वैसे ही सोचती जाती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, उसके बाद जैसे मैं अभी आपको देश के बारे में बताऊं तो आपको भारत का चित्र आएगा, फिर मैं बोलूं प्रदेश तो आपको अलग अलग प्रदेशों के चित्र आपके दिमाग में आएंगे, फिर हम जिला में जाएंगे तो अंदर चले जा रहे हैं ना, अंदर अंदर अंदर। मैथ्स में भी हम ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। तो ये जो है परमाणुवादी सिद्धांत कहलाता है। कौन सा? बुद्धि का बहुतत्व, बहुकारक, बहुखंड का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया, इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसी की तुलना बालू के ढेर से की गई है। कैसे? बालू के ढेर से, या बालू का सिद्धांत इसको बोलते हैं। जैसे जमीन में जो दीमक या बालू लगती है ना, तो वो उसका जो डीमा भैया जो बोलता है, उसका जो बनेगा, क्या बोलना चाहिए इसको, बालू का ढेर जो बनेगा। ऐसे बनते जाते हैं, जमीन से बालू निकलते जाती है और ये आगे बढ़ते जाता है। तो जितना वो प्रयास कर रहे हैं उतना जो है ढेर बनते जा रहा है, ढेर बनते जा रहा है। जैसे ही हम जितना प्रयास करेंगे वैसे ही इसका भी ढेर बनते जाएगा बुद्धि का। इसलिए इसे बालू का ढेर या परमाणुवादी सिद्धांत कहा गया कि इसको बहुतत्व, बहुकारक, बहुखंड का सिद्धांत जो दिया किसने? थॉर्नडाइक ने दिया। अब यहां पर जो है इसमें इनने कहा कि बुद्धि का विकास 18 वर्ष तक की आयु में होता है और बुद्धि में असंख्य स्वतंत्र कारक होते हैं। कितने? जितना चाहे उतना सोच सकते हैं, असंख्य कारक होते हैं। बुद्धि में जो है असंख्य कारक होते हैं, एक कारक, दो कारक, तीन कारक नहीं होते, करोड़ों तरह से बुद्धि सोच सकती है। तो ये बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व या बहुखंड का सिद्धांत है जो दिया किसने? थॉर्नडाइक। अगला बुद्धि का जो है समूह तत्व का सिद्धांत। कौन सा? वो तीसरा तत्व समूह तत्व अलग जोड़ा था, ये समूह तत्व का ही सिद्धांत है, बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत। बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत, और ये दिया थर्स्टन ने। किसने दिया? बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत दिया थर्स्टन ने। और एक और इनके साथ मनोवैज्ञानिक थे, कैली। कौन? कैली। तो कैली और थर्स्टन ने दिया। जैसे समूह व्यक्ति रहते हैं और उनको अगर प्यास लग गई तो थर्स्टी हो जाते हैं। थर्स्टी मतलब प्यास, प्यासा, तो प्यास से याद रखो। और जब ज्यादा लोग रहते हैं तो अगर किसी को बोला जाओ तुम्हारा बर्थडे, बोले केला वेला खिला दो, अब केला लेने गए तो बोले यार संख्या ज्यादा है
तो क्या ले आए, केली, और यहां लाके बांट रहे, बोले केला लाया, केली लाया, रे बोले केली लाया। तो इस समूह से याद रख लेना केली और थर्स्टन, ठीक है। तो केली और थर्स्टन ने यह सिद्धांत दिया। केली और थर्स्टन ने अलग अलग तरीके से इसको बताया कि इसमें केली और थर्स्टन ने बताया कि 9 कारक होते हैं। अब केली ने अपनी पुस्तक लिखा क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, इसमें ने 9 तत्व बताया और थर्स्टन ने 7 मानसिक योग्यता बताया। दोनों ने अलग अलग बताए। थर्स्टन का कहना है थर्स्टन ने बताया कितने 7 तत्व होते हैं बोले, और केली ने बताया कितने 9 तत्व होते हैं। कितने होते हैं 9 बताया क्या। केली ने जो है अपनी पुस्तक क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, इसमें जो है 9 तत्व बताया। हालांकि थर्स्टन ने पहले 13 बताया था, लेकिन बाद में जो है इनने 7 को महत्वपूर्ण माना। अच्छा, इन दोनों की अलग अलग जो है बुक भी है। थर्स्टन की बुक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। इसमें पहले जो है थर्स्टन ने बताया कितने 13 तत्व बताया, लेकिन महत्वपूर्ण कितने माना 7 महत्वपूर्ण है बोले, 7 क्या है महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो है केली की बुक है कौन सी, क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, इन द माइंड ऑफ मैन। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, ये बुक किसकी है केली की। तो केली ने, अब जैसे अपन केला खरीदने गए तो रोड को क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं, इधर ही थोड़ी मिल जाए, केला वाले तुम्हारे लिए बैठे हैं कि जाओ और केला खरीद लो। तो ऐसे याद रख लो कि क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, ये वाली बुक किसने लिखा केली ने लिखा। और ये जो है पीएमए जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये जो है पीएमए, ये किसने लिखा थर्स्टन। तो थर्स्टन ने पहले कितने बताया था 13, बाद में कितने 7, और केली ने कितने बताया 9 तत्व होते हैं, 9 मानसिक योग्यता होती है बुद्धि में। कौन कौन सी 9 होती है या 7 होती है प्रमुख, तो प्रमुख 7 इन्होंने बताया है। पहली जो है शाब्दिक एबिलिटी, कौन सी शाब्दिक, जैसे जिन लोग के पास शब्दों की पकड़ होती है, जो शब्दों के से ही अपना जो है व्यवहार बनाते हैं कह सकते हैं, शब्दों के माध्यम से अपना जो है पकड़ मजबूत करते हैं, तो वो है शाब्दिक योग्यता, यानी शब्द और विचार। दूसरा होता है स्मरण, कौन सा, चीजों को हम याद रख रहे हैं कि नहीं, ये वाली योग्यता है कौन सी योग्यता स्मरण योग्यता। अगली है अंक योग्यता, कौन सी अंक योग्यता। अपन जो है 2 4 6 8 कितनी चीज याद है अपने को, कितने अंक याद है, वो वाली योग्यता को बोलते हैं कौन सी अंक योग्यता। अगली तार्किक योग्यता, कौन सी, हम जो तर्क लगा रहे हैं ना हर चीज में, सही है कि गलत है, इससे हमको लाभ होगा कि हानि होगा, पढ़ने से हमको नुकसान है क्या फायदे हैं, तो तैयारी करना चाहिए, हर चीज में लॉजिक लगा रहे कि नहीं, यहाँ कोचिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, फीस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मतलब सही कोचिंग है कि नहीं, ये सब हर चीज में आदमी क्या करता है तर्क लगाता है कि सही है क्या गलत है। तो वो वाली योग्यता है कौन सी तार्किक योग्यता। अगली वाक योग्यता, कौन सी वाक पटुता, बोलने की लय तेज, मतलब कितनी लयदार लच्छेदार प्रवाह से आप जो है वाक पटुता कर सकते हैं। जैसे कई नेता नगरी के लोग नहीं देखे अपने भाई एवं बहनों, ऐसा लगता है कि ये सगे भाई बहन है, तो वो क्या है उनमें वाक पटुता है। कई व्यापारी भी रहते हैं, आइए ना दीदी, आइए ना भाभी, ले जाइए ना, ये साड़ी तो आपके लिए बनी बोले, और ये साड़ी आप पे सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है बोले क्या बताऊं। अच्छा ऐसा नहीं तुम पे बस लग रही है सुंदर, हर ग्राहक को वो साड़ी उनकी सुंदर लगती है, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी लग रही है जब तो ये बोल रहा है, और घर आके देखते तो बोले 2 4 बार बोले ऐसे ही लग रही है, अरे बोले दे दिया। तो वो जो है वाक पटुता है, उनकी योग्यता है, तो वो वाली योग्यता जो है वाक पटुता कहा गया है। फिर है प्रत्यक्षणात्मक शक्ति, कौन सी प्रत्यक्षणात्मक शक्ति। प्रत्यक्षणात्मक यानी जो चीजें सामने दिख रही है, अगर हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से हमारी बुद्धि चल रही है। और एक होता है वस्तु प्रेक्षण योग्यता, वस्तु प्रेक्षण योग्यता।
वस्तु प्रेक्षण योग्यता। वस्तु प्रेक्षण योग्यता का मतलब है व्यक्ति द्वारा वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है। जैसे ज्यामिति की आकृति आपके सामने आई तो उस आकृति पे आप लॉजिक लगा लोगे, इस आकृति की और क्या क्या चीज होती है। जैसे त्रिभुज से अपन पहाड़ समझ सकते हैं, तो वस्तु प्रेक्षण योग्यता होती है। तो इस प्रकार के 7 योग्यता होती है, ऐसा किसने बताया? थर्स्टन ने। पहले बताया अपनी पुस्तक में प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पीएमए में कि 13 होती है, लेकिन 7 को इनने महत्वपूर्ण माना, किसने? थर्स्टन ने। और कैली ने कितने बताया? 9। और बुक क्या है? क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन। इस प्रकार से समूह तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? कैली और थर्स्टन ने 1938 में। बन जाएगा क्या? अलग अलग पूछेगा। अगर समूह कारक में कुल कितने तत्व बताया तो 13, कितने महत्वपूर्ण माना? 7। थर्स्टन ने कितने बताया? 7। और कैली ने कितने बताया? 9। और उसमें से अगर ये पूछा तो इसमें से कौन सा बताया या नहीं बताया, तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इतने बताया। शब्द, स्मरण, अंक, तर्क, वाक, प्रेक्षण, और ये वाला भी प्रेक्षण है। तो आप तो वैसे याद कर लो, शब्द, स्मरण, अंक, तर्क, वाक, प्रेक्षण, बस। तो ये तो इतने अंदर सामान्यता नहीं पूछता, सिर्फ आपको ऊपर से पूछेगा। बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। समूह कारक के बाद जो है बुद्धि का जो है अगला पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। कौन सा? कितने? 5 हो गए क्या? छठवा जो है बुद्धि का पदानुक्रम या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। अब ये दिया है किसने? ये दिया है साहब गॉल्टन ने। किसने दिया है? सॉरी, बर्ट और बर्नन। अब इसमें कैसे बुद्धि सोचती है देखते हैं। 1965 में इन्हें दिया। सर्वोच्च स्तर पर जहां जी होता है वही विशिष्ट योग्यता बाद में इन्हें विभाजित कर दिया और पिरामिड से इसकी तुलना की। तो देखते कैसा। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत ये दिया बर्ट एंड वर्नर। बर्ट एंड बर्नन, है ना। अब देखिए वर्णन, जब हम किसी भी चीज का वर्णन करते हैं तो एक निश्चित क्रम से करते हैं। जैसे बुद्धि का अपन वर्णन कर रहे हैं तो पहले बुद्धि बताया, फिर बुद्धि की विशेषता बताए, फिर किसने दिया, फिर क्या क्या इसके सिद्धांत और कितने प्रकार है। तो एक निश्चित क्या एक के बाद एक क्या कर रहे हैं? अपन वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे याद रख लो पदानुक्रमिक एक क्रम से, तो उसे याद रख लो क्या? बर्ट एंड वर्णन। जैसे कोई अपन बातचीत चल रही है, किसी ने कुछ कहा, अपन कहेंगे बट सुनो तो, बट ऐसी बात नहीं है, ऐसा है। तो बर्ट एंड वर्णन। तो बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत या क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो किसी भी चीज का वर्णन करने के लिए आपको क्रम से वो चीज याद होना चाहिए, तो आप एक निश्चित क्रम से उसका वर्णन कर सकते हैं। तो बुद्धि का पद, अब होता क्या है इसमें देखिए, सिद्धांत क्या है। बुद्धि का पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट एंड वर्णन ने दिया। इन्होंने कहा एक पिरामिड से इसकी तुलना की। इनने कहा कि देखिए एक जी तत्व होता है। कौन सा? जी तत्व मतलब क्या? सामान्य तत्व। और इसके आधार पर फिर नीचे के विशिष्ट तत्व बढ़ते हैं। जैसे जो है एक बढ़ा यहां एस तत्व, तो एक ही तत्व नहीं है, एस ढेर सारे हैं। फिर यहां जो बढ़े फिर और बढ़े, तो ये क्या हो रहा है? ये बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जी तो एक मिला है हमको जन्म से, लेकिन जितना जन्म से मिला क्या हमारे पास उतना ही है क्या? सोचने के लिए जन्म से बुद्धि तो मिल गई, लेकिन उस बुद्धि में कितना सारा खजाना हमने भर लिए, बाल विकास का, पर्यावरण का, मैथ्स का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, ये वो और क्या क्या। और यही पढ़ाई से संबंधित नहीं, घर में भी कितनी चीज अभी जाके क्लास के बाद भरेंगे, है ना। जिसकी शादी हो गई, पति रे, सास रे, दन रे, यहाँ वहां फोन, ये वो, जिनकी नहीं हुई है वो, समझ रहे हैं। तो मतलब घर गृहस्थी के कितने काम रहते हैं, तो सारा सब कुछ हमारे दिमाग में हजारों करोड़ों चीज भरी हुई है। तो एक से बढ़ के एक तो ये एस तत्व है। ये क्या है?
एस तत्व है। तो ये ढेर सारा हमारे दिमाग में बढ़ते रहता है, तो इसलिए क्या बन गया, एक पिरामिड बन गया। क्या बन गया, पिरामिड। तो ऊपर उच्च शिखर पर क्या है, जी तत्व, उच्च में क्या है, जी तत्व, और नीचे क्या है ना, निम्न शिखर पर क्या है, एस, और ये बढ़ते जाते थे एक पिरामिड की तरह। इसलिए इस सिद्धांत की तुलना जो है पिरामिड से की गई है। कौन से सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, जो दिया किन्ने, बर्ट एंड वर्नन ने। किन्ने दिया, बर्ट एंड वर्नन ने दिया। और इसकी तुलना की काय से, एक पिरामिड से, जिसमें जी तत्व उच्च शिखर पर रहेगा और एस तत्व नीचे रहेंगे। इसके बाद देखिए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत में 3 आयाम बताए हैं और ये दिया है गिलफोर्ड ने। कौन से 3 आयाम होते हैं वो देखते हैं। इसी को बुद्धि संरचना मॉडल कहा गया है। क्या कहा गया है, बुद्धि संरचना मॉडल। बुद्धि संरचना मॉडल, और ये दिया गिलफोर्ड ने। किसने दिया, अब इसको 2 तरीके से आप याद रख सकते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, तो देखिए बुद्धि 3 आयाम में सोचती है। अब जैसे एक गिलहरी से याद रख लो, या फोर्ड की कार से याद कर लो। एक गिलहरी रोड से जा रही है, आप बाइक से जा रहे हैं, तो अब गिलहरी बचने के लिए कितने तरफ देखेगी, 3 तरफ, इधर इधर, और पीछे से नहीं आ रही है, सामने से दिख ही रहा। अरे समझ में आ रहा क्या, तो 3 आयाम हो गए। गिलफोर्ड की गिलहरी से याद रख लो, या फोर्ड की कार से याद रख लो। जब हम कार ड्राइव करते तो भी 3 तरफ से देखना पड़ता है, इधर इधर और इधर, और नहीं तो फिर पीछे देखो आईने लगे हैं। तो 3 तरह से आपको 3 डायमेंशन में 3 आईने लगे रहते हैं, ये और एक सामने लगा रहता है पीछे के देखने के लिए। तो 3 आयाम फोर्ड की कार। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड ने। इसी को बुद्धि संरचना मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब देखिए ये सिद्धांत जो है इसे 3D सिद्धांत भी बोलते हैं। इसे जो है बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान मॉडल भी बोलते हैं। संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो बुद्धि का मॉडलिंग, तो मॉडलिंग को प्रतिरूप बोलते हैं। मॉडलिंग को क्या बोलते हैं, प्रतिरूप। बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान या बुद्धि का मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया, अरे मॉडल को क्या बोलते हैं, प्रतिमा, प्रतिरूप। तो बुद्धि का मॉडलिंग का सिद्धांत दिया किसने, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का कहना था कि बुद्धि में 3 तरह के मॉडल होते हैं। 1967 में इन्हें 3 मॉडल बताया। उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़े 120, 150, 180 किस प्रकार से होते देखते हैं। तो पहला जो 3 तत्व होते हैं, 3 आयाम होते हैं, उसकी बात करते हैं। संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद। 3 आयाम जो होते हैं वो होते हैं, पहला संक्रिया, क्या, दूसरा विषय वस्तु, क्या, और तीसरा उत्पाद, क्या, उत्पाद। तो संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद, और इन्हीं को बोलते हैं प्रक्रिया, अंतर्वस्तु और परिणाम। क्या, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु और परिणाम। इनको समझिए। संक्रिया, अब यहां संक्रिया से मतलब यह है कि समस्या समाधान के लिए हम जिन मानसिक क्रियाओं से गुजरते हैं, अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने के लिए हमें क्या, कई प्रकार की चीजें सोचना पड़ता है। तो एक प्रकार से मानसिक क्रिया ही संक्रिया है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो मानसिक क्रिया लगाते हैं, जो मानसिक योग्यता लगाते हैं, जो मानसिक क्षमता लगाते हैं, चाहे वह स्मृति को धारण करना हो, चाहे संज्ञान में लेना हो, अभिसारी चिंतन करना हो, अपसारी चिंतन करना हो, आलोचनात्मक चिंतन करना हो और मूल्यांकन करना हो, तो ये 5 तरह का से इसके भाग होते हैं। किसके, संक्रिया के। क्या, पहला स्मृति धारण। संक्रिया के अंतर्गत फिर 5 होते हैं। पहला जो है स्मृति धारण। स्मृति धारण मतलब क्या, चीजों को मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप इसको याद में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्मृति धारण करना। फिर दूसरा संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाना। समस्त मानसिक क्रिया काय के अंतर्गत आती है, संज्ञान के अंतर्गत। तीसरा
अभिसारी, अभिसारी मतलब जो आपके दिमाग में पहले से रटा है उसको ही आपका दिमाग जवाब देगा। और फिर अपसारी, सिर्फ उतने से काम नहीं चलता, हम जो है कई ऐसी चीज भी सोचते हैं जो हमारे दिमाग में पहले से रटी हुई नहीं है। और लास्ट में मूल्यांकन, हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उस चीज का क्या करना पड़ता है, मूल्यांकन। इस प्रकार से 5 भाग होते काय के, संक्रिया के। कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं संक्रिया के। अब संक्रिया के बाद आती है साहब विषय वस्तु। संक्रिया समझ में आया आपको, ये संक्रिया हो गई। अब दूसरा लेते हैं विषय वस्तु, क्या, इसी को बोलते हैं अंतर वस्तु। क्या, अरे आवाज आ रही कि नहीं रे, कहां गए, उधर भी कमेंट वमेंट नहीं आ रही है ऑनलाइन वालों की, समझला कि नहीं समझला हो, और नहीं वो क्या बोलते रहो भैया, नाइच नाई नाई, तो आ रहा है बोले, तो आ रहा तो है ना, जिंदा हो तो जिंदा रहने का प्रमाण दे दिया करो, और इंसान हो तो मुस्कुराने का प्रमाण दे दिया करो। क्योंकि ईश्वर ने जो है मुस्कुराने की जो कला, मुस्कुराने का जो सामर्थ्य दिया वो सिर्फ मनुष्य के पास दिया है, जानवरों में नहीं दिया है ना। कभी आप जो है घोड़े को मुस्कुराते हुए नहीं देखेंगे, गधे को हंसते हुए नहीं देखेंगे, बकरी को खिलखिला के हंसते हुए नहीं देखेंगे, वो हमेशा मैं ही करेगी। पता लग रहा है गधा आपके सामने ही कर रहा, तो मतलब स्माइल भी समझ में नहीं आएगी आपको, ये इंसान की समझ में आएगी, देखा कि भैंस कहीं हंस रही है और 4 भैंस मिलकर गप्पे लड़ रही है, नहीं। तो इंसान को ही जो है हंसने मुस्कुराने की भगवान ने कला दिया है, तो मनुष्य चेहरा लेके नहीं बैठना है ना, बैठे है दम, वो मेरे से तो बनता भी नहीं है। मनुष्य चेहरा मतलब एकदम से जो गंभीर रहते ना एकदम, उनके पास हंसने की कोई वजह नहीं है, तो भगवान फिर उनको ऐसा इंसान क्यों बनाता, उनको गधा बना देता, सीधा गधा पे ही पहुंचा, दूसरे जानवर नहीं दिख रहे उसको, और अच्छे जानवर भी है। तो यहां पर जो है ना, तो दूसरा देखिए विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है, देखिए मानसिक, ये आपका इसका ये समझ में आया, संक्रिया मतलब क्या, समस्त मानसिक क्रिया जिससे अपन जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो मानसिक क्रिया कहलाती है, उसको बोलते हैं क्या, संक्रिया। दूसरा होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है जो समस्या को समाधान करने के लिए जो हमको सामग्री लग रही है, सामग्री मतलब कई कंटेंट्स लग रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मान के चलिए रोटी बनाना है, अब रोटी बनाना एक प्रॉब्लम है कि यार रोटी बनाना है, एक समस्या ले लो इसको। रोटी बनाने के लिए कंटेंट चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तीनों में बन जाएगी रोटी, नहीं। गैस चाहिए, गैस के अंदर है ना एलपीजी गैस होना चाहिए, तवा होना चाहिए, बेलन होना चाहिए, चौकी होना चाहिए, परथन लेने के लिए आटा होना चाहिए, है ना, वो रोटी सूखी हो जाए इसलिए, हो गया, बन जाएगी रोटी इतने में। सेकने के लिए चिमटा भी चाहिए, वाह, हमीद का चिमटा, हाथ से भी सेक सकते हैं, कई कलाकार एक से एक, जिनके हाथ नहीं चलते वो मुंह से सेक सकते हैं कई, तो वो अलग अलग कला का प्रदर्शन है, फिर आप कैसे सेक रहे हैं, हो गया, बन जाएगी, है ना। और लाइटर तो लिए ही नहीं, तो भैया माचिस से लाइटर लेके चले जाना, नहीं तो तुम्हारी रोटी वहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक समस्या, तो आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए। तो समस्या को समाधान करने के लिए जो हमको सामग्री चाहिए उसको बोलते हैं क्या, विषय वस्तु। समस्या समाधान की सामग्री, इसको बोलेंगे क्या, विषय वस्तु। तो जो जो कंटेंट हमको समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लग रहे हैं ना, जैसे गाड़ी सुधारना, उसके लिए पाना पिंचेस अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, तो वो भी जो है काय में आएगा, अंतर वस्तु। विषय वस्तु और अंतर वस्तु के अंतर्गत जो है अगला देखिए, ये आपके आकृत्यात्मक हो सकते हैं। आकृत्यात्मक मतलब देखिए, अब इसके अंतर्गत क्या दिया उन्होंने, पहला दे दिया आकृत्यात्मक। आकृत्यात्मक मतलब आकृति से संबंधित है इसका, आकृति, अलग अलग चीजों की अलग अलग आकृति होती है। जब जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस हिसाब से, जैसे आप मान के चलिए आप गाड़ी सुधार रहे हैं, गाड़ी सुधारने में कौन सा पाना लगेगा, पाना जो है उसकी भी अलग अलग जो है नंबर रहते हैं कि नहीं, तो सबकी, तो ऐसे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सामग्री लगेगी उसकी अलग अलग आकृति है, तो उसको आकृत्यात्मक कहा है। दूसरा प्रतीकात्मक, क्या, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक, प्रतीक कौन कौन से चिन्ह है, अब मान के चलिए हम जो है रोड से जा रहे हैं, तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट,
ये लाइट जलते हैं तो वो एक प्रतीक है रुकने का, जाने का। बच्चे के स्कूल का अगर कहीं सिंबल लगा है कि आगे स्कूल है तो वो भी उसका प्रतीक है। दायां मुड़ बायां मुड़ ये भी प्रतीक है। तो ये भी हमको सामग्री चाहिए रहता है सोचने के लिए। अरे हाँ क्या। इसके बाद जो है शाब्दिक और व्यवहारिक। शाब्दिक और व्यवहारिक, तो देखिए शाब्दिक का मतलब ये होता है कि शब्दों से कोई चीज लिखी है, अब आगे सिंबॉलिक नहीं बना, सिंबल नहीं बना है, तो जरा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, धीरे चलिए, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, ये शब्दों में लिख के दे सकता है, उसको शाब्दिक बोलते हैं। और व्यवहारिक, तो ये जो है दूसरा है क्या, विषय वस्तु या अंतर वस्तु। और तीसरा होता है साहब परिणाम। तीसरी जो आयाम है, तीसरा आयाम क्या है, परिणाम। परिणाम मतलब क्या, उत्पाद, जो रिजल्ट आता है ना सोचने में, वो रिजल्ट। तो उत्पाद का मतलब ये है, रिजल्ट से है कि जो भी हमें सूचनाएं समस्या को समाधान करने के लिए जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है वो सब परिणाम है। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी भी सूचना हमें प्राप्त हो रही है, जैसे देखिए हम अब पेपर देंगे या हम बुद्धि पढ़ रहे हैं, बुद्धि को पढ़ने के लिए, बुद्धि को सीखने के लिए हमारा उद्देश्य अभी क्या है, अधिगम करना है। तो उस अधिगम को कराने के लिए, बुद्धि को सिखाने के लिए मैं जो जो बता रहा हूं यही तो आपके लिए परिणाम है कि नहीं है। अरे हाँ क्या ना। तो इसको बोलते हैं क्या, उत्पाद या परिणाम, प्रोडक्ट। तो इसके भी जो है 6 इन्होंने भाग बताया है उत्पाद या परिणाम के। उसमें पहला आपका है इकाई, दूसरा है वर्ग, तीसरा है संबंध, चौथा है क्या, पद्धति, पांचवा है रूपांतरण, छठवा अनुप्रयोग। ये सब आपके क्या है, जो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है, विभिन्न प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है वही क्या है, परिणाम है। यहां आपसे पूछता है कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, पहला क्वेश्चन, या मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया, या प्रतिरूपण का सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत, प्रतिरूपण का सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड। कितने आयाम बताया, 3। कौन कौन से, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, या प्रक्रिया, विषय वस्तु, परिणाम। अच्छा, अब ये जो मॉडल इन्होंने बताया है, इस मॉडल को इन्हें शुरू में 1967 में जो है 120 खंड बताया तीनों के। देखते हैं तो ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, इनको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलेंगे ऑपरेशन, क्या, ऑपरेशन, इसको बोलेंगे कंटेंट, और इसको बोलेंगे, कहां गया, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ये ऑपरेशन हो गया, ये कंटेंट हो गया, और ये प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए ऑपरेशन मतलब ओ, कंटेंट मतलब सी, और प्रोडक्ट मतलब पी। इनका जो मॉडल बताया गिलफोर्ड ने, उन्होंने ये बताया 1967 में कि ये जो है 120 होते हैं। नेक्स्ट पेज ले लूं, हाँ, तो ये जो है गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में जो है, त्रिआयामी सिद्धांत में जो है, जो ने बुद्धि का मॉडल बनाया, बुद्धि संरचना मॉडल, क्या, बुद्धि संरचना मॉडल, उसमें 1967 में इन्होंने बताया कि सबसे पहला क्या, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब ओ, फिर कंटेंट मतलब सी, और प्रोडक्ट मतलब पी। इनको तीनों तरह से इन्होंने अलग तरह से एक मॉडल बनाया, और मॉडल बनाकर, जैसे ये मॉडल है, ये 3 तरह से जो है अलग अलग तरह से इनने मॉडल को बनाया। 3 आयामी, ये तो 3D नहीं बना, 3D बनाने के लिए जो है हाँ ऐसा ऐसा बनाना पड़ेगा, 3 आयाम दिखना चाहिए, 3D मॉडल बनाना पड़ेगा। इसमें है क्या कहीं शेप, 3 आयाम नहीं होंगे इसमें, 3D मॉडल,
चलो देख लेते, मैं खुद ही बना लूंगा यार। हम्म। अब मिटेगा नहीं है। ठीक है, अब इस पे अपन मॉडल बना लेते हैं इसको। तो बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल, त्रिआयामी है ना, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है, ये तो एक हो गया रे। हाँ, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और ऐसा आएगा। एक आयाम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, आप तीन आयाम समझ लीजिए, है ना। अपन जो है तीन आयाम को समझ लीजिए, है ना, इस पे मत जाइए, गड़बड़ हो जाएगा। तो बुद्धि का जो है तीन आयामी सिद्धांत जो है, पहला बताया क्या, ऑपरेशन, दूसरा बताया क्या, कंटेंट, और तीसरा बताया प्रोडक्ट। तो इन्होंने कहा कि जो शुरू में 1967 में जो है ये बताया, 1967 में, कि बुद्धि में तीन मॉडल के अंतर्गत संक्रिया 5, 4 और 6, 5 गुणित 4 गुणित 6 कितना हो जाएगा, 5 चौ 20 छक्के 120। शुरू में इन्होंने बुद्धि के कितने मॉडल बताया, 120, बाद में ये होगा 150 कितने, और बाद में होगा 180। कैसे हुए देखते हैं। तो बाद में ये अपडेट हुआ कब, 5 गुणित 6, 5 मतलब आपका संक्रिया, 5 अंतर्वस्तु, और फिर 6 परिणाम, 5 25 6 150, और लास्ट में इसको अपडेट कर दिया कितना, 6 गुणित 5 गुणित 6, 6 गुणित 5 गुणित 6, 6 पंचे 30 6 180। तो शुरू में त्रिआयामी सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि संरचना मॉडल में कितने कोष थे, कितने खंड थे, तो 120 खंड थे शुरुआत में 1967। बाद में कितने हो गए, 150, और वर्तमान में कितने हैं, 180। तो जब 120 थे तब ऑपरेंट और आपका जो कंटेंट और प्रोडक्ट का क्या क्या परसेंटेज था, या कितने कितने थे। तो ये आंकड़े ऐसे रहेंगे, ये इधर नहीं रहेंगे, ये इधर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा। तो आपको ऐसे याद कर लीजिए, 5 गुणित 4 गुणित 6, 5 4 6, 5 5 6 और 6 5 6। तो देखिए यहां आप ये देखेंगे कि ये 6 वाला तो सब में कॉमन है तीनों में, ठीक है, और 4 5 5 5 5 6, तो 5 गुणित 4 गुणित 6, 5 गुणित 5 गुणित 6 और 6 5 6, ऐसा आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, तो ये बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया। बन जाएगा क्या, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, अगला है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। कौन सा, तो 7वां है, 8वां है। 8वां सिद्धांत देखिए, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, बुद्धि का तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया, कैटल ने। किसने दिया, कैटल। जैसे अपन चाय ले जाते हैं ना तरल अवस्था में कैटली में, ऐसे याद रख लो, तरल चाय कैटली, ऐसे याद रख लो तो याद रहेगा कि बुद्धि का तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया, कैटल ने दिया। इन्होंने ये कहा कि बुद्धि जो है, जो तरल जो लिक्विड फॉर्म में आती है वो जन्मजात आती है, और जो ठोस बुद्धि हम जो आते हैं, जितने भी गुण हमको बाद में आते हैं वो ठोस है, तो वो कैसे है, अर्जित है। तो जो जन्मजात है वो तरल है, और जो हमने अर्जित किया है वो जो वंशानुक्रम से मिला है वो तरल है, और जो वातावरण से मिला है वो ठोस है।
तो इन्होंने कहा है कि तरल लिक्विड फॉर्म में जो आता है वो आता है जन्मजात, जन्मजात गुण है, और जो मिलता है हमको कहां से, वंशानुक्रम। कहां से मिलता है, वंशानुक्रम। और जो ठोस है वो कहां से मिलता है, ये होता है अर्जित। कैसा होता है, अर्जित। और ये मिलता है वातावरण से। कहां से मिलता है, वातावरण से। तो ये इन्होंने कहा तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत किन्ने, आर.बी. कैटल। किन्ने कहा, आर.बी. कैटल ने दिया कौन सा सिद्धांत, बुद्धि का तरल ठोस का सिद्धांत। बन जाएगा क्या। अच्छा, इन्होंने कहा कि तरल बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि है और इसका अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। कब होता है, देखिए जो हमें जन्मजात गुण मिली है, वैसे भी दो क्वेश्चन आते हैं कि बुद्धि का सबसे तीव्र विकास कब होता है और बुद्धि का सर्वाधिक विकास कब होता है। दोनों क्वेश्चन को समझिए। बुद्धि का तीव्र विकास ये होता है साहब शैशवावस्था में। कब, शैशवावस्था में, शैशवावस्था। और बुद्धि का सर्वाधिक विकास, बुद्धि का सर्वाधिक विकास ये होता कब, किशोरावस्था। तो बुद्धि का तीव्र विकास होता है शैशवावस्था में और सर्वाधिक विकास होता है कब, किशोरावस्था में। बन जाएगा क्या। तीव्र यानी जल्दी जल्दी सिखा दो, शैशवावस्था। और सबसे ज्यादा कब सीखता है, तो किशोरावस्था। बन जाएगा क्या। चलिए, तो ये है आपका तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, है ना। कैटल के अनुसार बुद्धि वंशानुक्रम का परिणाम है कि वातावरण का परिणाम है, क्या दोनों का परिणाम है। आर.बी. कैटल के अनुसार बुद्धि जो है वंशानुक्रम का परिणाम है, क्या वातावरण का परिणाम है, या दोनों का परिणाम है ना। तो आर.बी. कैटल के अनुसार बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है, जहां तरल मतलब वंशानुक्रम, ठोस मतलब वातावरण, तरल मतलब जन्मजात और ठोस मतलब अर्जित। तो इस प्रकार से बुद्धि के 8 सिद्धांत हुए, 6 सिद्धांत और छोटे छोटे बचे हैं, और उसमें एक बहुबुद्धि का सिद्धांत बड़ा है, उस पर बात करेंगे कल। ठीक है, तो आपको बुद्धि चैप्टर समझ में आया होगा, तो हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अपन लोग पर्यावरण पढ़ते हैं। कहाँ बैग पैक करने लगे करें।